हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन, आप कह सकते हो कि आज हमने मेन टॉपिक शुरू करना है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिन टॉपिक से। तो आपको बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, उनके सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। क्या होते हैं अभी सब पता चलेगा आज आपको, ठीक है। पहले आपको यह पता होना चाहिए सॉल्व करने का मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे सिर्फ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल। तो अब जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन है जिसका डेरिवेटिव्स हो रखा है पहले से ही, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का मतलब है इसको इंटीग्रेट करना है। देखो आपको समझाता हूँ। जैसे एक फंक्शन है कुछ, आपने उसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो डेरिवेटिव से वापस एक्चुअल फंक्शन पे जाना ही क्या है, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके ये जो ऊपर है ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। डेरिवेटिव की टर्म्स में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और वापस चले जाएंगे इंटीग्रेट करके इस एक्सप्रेशन पे, तो ये उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते कैसे हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट पढ़े हैं ना तुमने, जिनमें वेरिएबल मिक्स होते थे, डेरिवेटिव में बताया था। एक्सप्लिसिट जिसमें वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल बढ़िया लगता है मुझे तो कहना कि वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। जैसे वाई और एक्स ईजिली सेपरेट हो जाएंगे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आपको दिख रहा होगा कि यूँ लिख सकता हूँ 1/y dy इज इक्वल्स टू 1/x dx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ठीक है ना। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये y यहाँ dy के पास नीचे आ गया और ये dx ऊपर चला गया, ताकि यहाँ पे जो फंक्शन है y के टर्म्स में वो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाए, और जो x के टर्म्स में फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाए। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। और सॉल्व करने का मतलब है डेरिवेटिव हटाओ यहाँ से, ठीक है, इसको नॉन डेरिवेटिव फॉर्म में लाओ। वो कैसे लाएंगे, दोनों तरफ हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट। तो ये 1/y dy और ये 1/x dx, ठीक है। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन, log y, इधर क्या आ जाएगा, log x, ठीक है ना। अब लिखना है c। अब कुछ लोग c इधर लिख देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं c इधर लिख देते हैं। आप किधर भी लिख दो एक ही बात है, ठीक है ना। कि हमें क्या पता भाई बुक वाले ने इधर लिखा है कि इधर लिखा है, क्योंकि दो दो सी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो यहाँ आपने C1 लिखा, यहाँ C2, तो ये C1 और C2 ऐड सब्ट्रैक्ट होके कुल मिला के एक नया कांस्टेंट बना देंगे ना, तो हम उसको C लिख देते हैं। तो एक ही तरफ आपने लिखना है, आप कहीं भी लिख दो। अगर बुक वाले ने इधर C लिखा है तो कोई डरने की बात नहीं है, आंसर आप बाकी मैच करो कि ये सही आ रहा है ना। C का कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखा हो या इधर लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों भाई, मान लो हमारा C यहाँ पे लिखा है 5, उसने C यहाँ लिखा था, तो उसका C -5 होगा। हमें क्या करना है उससे, आपने ऐसे छोड़ देना आंसर को, ठीक है। बात आ गई समझ में भाई। तो ये हो गई सॉल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सॉल्व होके ये आ गया, ख़त्म। तो ये इसका सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं भाई जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें ये C हमें पता नहीं होता, ये C की वैल्यू हमें नहीं पता ना, इसको जनरल कहते हैं कि C कुछ भी हो सकता है। C यहाँ पे जो है ये क्या है C बच्चों, C है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ये बच्चों को ये बड़ा दिक्कत रहती है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता क्या है। बेटा देखो 2 है या A है, ये दोनों ही मान लो कांस्टेंट हैं, तो 2 तो फिक्स्ड है ना, 2 कोई और वैल्यू तो नहीं ले सकता। A हमें नहीं पता, A कुछ भी वैल्यू ले सकता है, जैसे C यहाँ कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो ये कांस्टेंट ऐसा है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
इसीलिए इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा कांस्टेंट जो अननोन हो, जो कुछ भी वैल्यू ले सकता हो, उसे कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। मान लो इस आंसर में ऐसे 2 भी लिखा होता, तो आपसे कोई पूछे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है भाई। अगर आपसे कोई पूछे कांस्टेंट कितने हैं, तो 2 है कि नहीं। कांस्टेंट कोई नहीं पूछता, आर्बिट्ररी पूछते हैं, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये तो आपको समझ में आ गया सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करो। कैसे, पहले आपको वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, y dy के साथ x dx के साथ नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, ख़त्म, सही है। अब देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये वही क्वेश्चन है। इसका क्या काम है अभी बताता हूँ। ये तो वही क्वेश्चन है ना, जैसे हमने पीछे किया था, वही सेम ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, वही होना है। 1/y dy इक्वल्स टू 1/x dx, है ना। सेम हमने इंटीग्रेशन करी तो क्या आ गया, log y इज इक्वल्स टू log x प्लस c, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्यों दे रखा है, ये हमें इसलिए दे रखा है ताकि हम c की वैल्यू निकाल लें। कह रहा है इसको सॉल्व करो इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, x 1 है। इस पॉइंट का मतलब है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। यानी जब x 1 लेगा तो y की वैल्यू 2 होगी। याद रखना, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। x 1 और y 2, इसमें पुट कर दो, आपको c मिल जाएगा। कर दे, क्या करना है हमें, y को 2 डालना है और x को 1। तो y को 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log 2, है ना। और x को 1 डालेंगे तो log 1 आ जाएगा। और log 1 क्या होता है भाई, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो log 2 इक्वल्स टू c निकल गया ना c। अब c को वापस आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, log y इक्वल्स टू log x प्लस log 2, ठीक है। क्या किया हमने कि ये तो पहले हमने इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया, फिर हमें गिवन था जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो y की जगह 2 रख दिया, x की जगह 1, उससे हमें c मिल गया। c को वापस हमने इस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दिया। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था ना, क्या था ये, जनरल सॉल्यूशन, है ना। अब ये जो निकल गया c की वैल्यू पुट करने के बाद जो निकल गया, इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये क्या निकला है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या था, जनरल। क्या फ़र्क है दोनों में, जनरल में सी नहीं पता होता हमें, और जब सी की वैल्यू पता लग जाती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, तो उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। ये जनरल है ना, ये हर पॉइंट के लिए है, एक्स और वाई की सभी वैल्यू के लिए ये आंसर है। पर अगर एक्स और वाई की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डालोगे, उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर सी मिल जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सोल्यूशन मिल गया, इसीलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, क्या आ जाएगा, ये log y इक्वल्स टू log 2x, है ना। log m प्लस log n हो गया ना, log m इंटू n। तो इसका मतलब mod y इक्वल्स टू mod ऑफ 2x, ख़त्म, ठीक है। तो प्रॉपर आंसर ये है अब अपना, आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है उसको। तो समझ गए भाई पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन में फ़र्क क्या होता है बच्चों। जनरल सोल्यूशन सी की टर्म्स में आता है जब सी नहीं पता होता हमें, पर्टिकुलर में सी निकाल लेते हैं हम, सी की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो जो सोल्यूशन आता है उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। एक और टर्म बता देता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन होता है जिसका हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं, जिसमें हमें ऐसे एक पॉइंट गिवन होता है, इस क्वेश्चन के लिए भी एक टर्म यूज़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन होता है सी निकालने के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन में काम आ जाती है। अब जैसे ये यूँ पूछ लेता है कभी कभी, एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं।
भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? कितने दिख रहे हैं आपको? एक, सी तो है ना, अननोन कांस्टेंट। भाई इंटीग्रेशन हमने करी तो फिर हम सी ले आए ना, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होता है? एक। और अगर आपसे कोई पूछे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, एक भी नहीं होता, क्योंकि सी तो उसमें निकाल लेते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने हो गए? 0। और जनरल सॉल्यूशन में कितना हो गया? 1। तो इसको लिख लेंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो 0 होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? n लिख लो आप, n क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हर बारी एक नहीं आएगा, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, समझाता हूँ अभी कैसे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो समझ में आ गया 0 होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर में तो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, तभी तो उसको पर्टिकुलर बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, तो अब तो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है नहीं। जनरल में होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे सी है। अब इसका ऑर्डर 1 था, इसका ऑर्डर क्या था? 1। एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा था, तो एक ही बार इंटीग्रेशन हुई, तो एक ही कांस्टेंट आया। मान लो 2 बार डेरिवेटिव हो रखा होता, ऐसे होता, सुनो, y डबल डैश होता है यहाँ पे 1, तो आप एक बार इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आती है इसकी इंटीग्रेशन? ये y डैश हो जाता और ये x प्लस सी आ जाता, c1 लिख लेता हूँ। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? y, और ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, है ना, ये c1x आ जाएगा और ये c2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? ये डबल डेरिवेटिव था, इंटीग्रेशन करी, सिंगल डेरिवेटिव रह गया और ये इंटीग्रेशन आ गई। फिर से इंटीग्रेशन करी, y आ गया, है ना, ये आ गया इंटीग्रेशन। भाई x का ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, c1 का c1x, और एक नया कांस्टेंट आ गया c2। तो हमने कितनी बार इंटीग्रेशन करी? 2 बार, तो 2 अननोन कांस्टेंट आ गए ना। ऐसे ही मान लो 3 होता, अगर क्या होता? 3, तो 3 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ती पूरा सॉल्व करने के लिए, तो 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते। बाकी आपके में जो सोल्यूशन आपके सिलेबस में है वो सिर्फ सिंगल ऑर्डर का ही है, फर्स्ट ऑर्डर का ही। हम जो पूरे चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ही करेंगे, पर 1 नंबर के क्वेश्चन में वो पूछ लेता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, तो आप देखोगे उसका ऑर्डर क्या है। अगर उसका ऑर्डर 1 है तो 1, ऑर्डर 2 है तो 2, जो उसका ऑर्डर है उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसके जनरल सोल्यूशन में। पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो 0 ही होते हैं, क्योंकि वहाँ तो हम छोड़ते ही नहीं ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है भाई, समझ गए? सॉल्व कैसे करते हैं भैया? इंटीग्रेशन कर दो, अगर सी की टर्म्स में आंसर आ रहा है तो जनरल सोल्यूशन, आपने सी की वैल्यू निकाल दी तो जो आंसर आ रहा है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कभी पूछे 1 नंबर में, अगर जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है तो जो ऑर्डर है उतने होंगे। अगर 1 ऑर्डर है तो 1 होगा जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऑर्डर 2 है तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 होंगे, जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन में पूछे तो ऑर्डर कुछ भी हो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा 0। ठीक है भाई, पूछ लेता है 1 नंबर में, बड़े काम की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चले अब आगे। अब आपको ये तो पता लग ही गया सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कह रहा है सॉल्व करो, तो सिंपल आपको दिख रहा है करना है क्या आपको। आज तो हम वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से y वाले फंक्शन को dy के पास लाना है, और क्या करना है, जो x वाला फंक्शन है उसको dx के साथ रखना है। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 - y dy इज इक्वल्स टू x + 1 dx। सही है कि नहीं? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। अब भैया इंटीग्रेशन कर दो इसकी। अब क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन तो इसकी क्या है, कोई भी कर लेगा, 2y - y² / 2 इज इक्वल्स टू x² / 2 + x + c। सही है, हो गया। मजाक था भाई, इजी था ना। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये, इस क्वेश्चन में आपको एक और काम की बात बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा,
डी वाई और डी एक्स अलग अलग करने पड़ेंगे, एक तरफ डी एक्स एक तरफ डी वाई। तो हम ये आधा जो अपना सामान है उसको एक साइड ले गए, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू इस साइड आ गई। अब ये डी वाई है तो यहाँ वाई वाला सब कुछ रखना है, ये डी एक्स है तो यहाँ एक्स वाला सब कुछ रखना है। तो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह अगर करें हम तो ये दिख जाएगा, क्या नहीं दिख जाएगा भाई? दिख गया? क्या किया, ये cos x को यहीं रखा और ये 1 प्लस साइन एक्स को इधर नीचे ले आए cos x के पास, साइन y को यहीं रखा, 1 प्लस cos y को नीचे ले आए। अब ये सारा x वाला ड्रामा, ये सारा y वाला ड्रामा अब तो हो जाएगा। अब बस इंटीग्रेशन कर दो। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये तो तुम लोग कर ही लोगे, इसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा ऊपर, तो डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे, डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग टी आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ सीधा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम चैम्पियन हो, इतना तो तुम्हें पता ही रहता है। समझ गए ना भाई? इसको टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऊपर है, 1/t आ जाएगा, लॉग टी इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसको भी टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव ऊपर है, पर cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, तो ये माइनस लॉग टी हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आती तो ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है इस चैप्टर में। अगर आपको ये इंटीग्रेशन समझ नहीं आई कैसे हुई तो भूल जाओ भाई, ये चैप्टर आपसे होगा। अब इंटीग्रेशन तो हो गई ना। अब लिखना है सी। अब बता रहा हूँ एक काम की बात, ताकि आंसर इजीली मैच हो जाए और बढ़िया लगो कि आप भी प्रो हो। भाई देखो, जब सारी इंटीग्रेशन आपकी लॉग में आ जाए ना, ये भी लॉग कुछ है, ये भी लॉग कुछ है, तो सी मत लिखना, सी की जगह भी लॉग सी लिख देना। सी की जगह भी क्या लिख देना, लॉग सी। ये क्या बात हुई भाई, लॉग सी क्यों लिख दिया, लॉग सी क्यों लिख दिया? अबे आप यहाँ पे क्या लिखते हो, कोई सी लिखते हो ना, सी क्या होता है, एक अननोन कांस्टेंट ही तो होता है, तो लॉग सी भी तो अननोन कांस्टेंट है, लॉग सी भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट ही तो लिखना है, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है। ठीक है, कब लिखना है ये, जब आपको दे रखा हो कि भैया सारी इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है लॉग में आ रही है, तो सी की जगह भी लॉग सी लिख दो, ताकि फ़ायदा क्या हो, देखो फ़ायदा देखो, log 1 प्लस साइन एक्स, इधर ही आपको log की प्रॉपर्टी लगती हुई दिख गई, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, तो c अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। सही है, तो log कंपेयर किया, log तो हट गया, क्या रह गया, मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू मॉड c अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू मॉड सी। मॉड सी तो सी लिख देता हूँ, कांस्टेंट ही तो है, सी हो चाहे मॉड सी हो। ठीक है, लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, मॉड थोड़ी हटा देंगे ऐसे। तो क्या फ़ायदा हुआ लॉग सी लिख के, कि लॉग हट गया पूरी एक्सप्रेशन में, ये सुंदर सा आंसर आ गया। सही है भाई, ये आंसर सुंदर सा आ गया। अब मैंने जैसे लॉग सी यहाँ लिया है, अगर आप में से कोई इस साइड लेता लॉग सी, तो आपका आंसर पता है क्या आता, ये यहाँ पे सी आ जाता और यहाँ 1 आ जाता, तो वो भी सही है। आपने अपना सी को मैच नहीं करना, आपने बस बाकी आंसर मैच करना है। ये दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट में ही आने चाहिए, अगर ये दोनों उल्टे पुल्टे आ गए, प्रोडक्ट में नहीं आए, सी चाहे इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अगर प्रोडक्ट में नहीं आ रहे तो आपने पंगा कर दिया भाई। सीधी सी बात है, मान लो इसका यहाँ पे सी आ रहा होता और यहाँ पे इसका 1 होता, तो ये वाला सी यहाँ जाके डिवाइड हो जाता, तो इस साइड क्या आ जाता, 1/c। तो 1/c भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो 1/c भी तो भाई c ही है। ठीक है ना, तो सेम ही आंसर। सही है, ये याद रहेगा। log c कब लेना है, जब आपकी इंटीग्रेशन सारी की सारी log में आ रही हो, तो c की जगह log c ले लेना, ताकि log हट जाए। जैसे हम ये इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, देखो इस क्वेश्चन में log y था, log x था, तो हम c को भी क्या लिख सकते थे, log c। उससे हमारा आंसर बड़ा ही सुंदर आ जाता, y इक्वल टू सी एक्स आ जाता। देखो कितना सुंदर आंसर है। और आप पर्टिकुलर सोल्यूशन को जाके देखोगे तो ऐसा ही आंसर आ रहा है, y इक्वल टू सी एक्स। दिखाऊँ, ये देखो y इक्वल टू सी एक्स आ रहा है ना, y इक्वल टू सी एक्स। समझ गए बात? अच्छा, पर्टिकुलर सोल्यूशन में आंसर हमेशा मैच होगा आपका, उसमें आपका c में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों भाई, c अगर आपने यहाँ लिया है तो आपका आंसर log 2 आ रहा है, अगर आप c यहाँ लेते हैं ना तो माइनस log 2 आता है अपने आप ही, तो वो उधर जाके तो प्लस log 2 ही होगा।
तो अगर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे हो तो आंसर पूरा मैच होगा आपका। ये log 2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, अगर उसने यहाँ लिखा होगा तो नेगेटिव लिखेगा, मतलब प्रॉपर मैच होगा। सी ज़रूरी नहीं है मैच हो रहा, ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन में सी की टेंशन मत लेना, इधर प्लस सी है कि इधर है एक ही बात है, पर पर्टिकुलर में टेंशन लेनी है, पर्टिकुलर में आंसर सेम आएगा। समझ गए भाई बात। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, इनको वर्ड प्रॉब्लम नहीं कहते, वर्ड प्रॉब्लम आपके सिलेबस से कट चुकी हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो भी चीज़ लिखी है ज़रूरी नहीं है वो वर्ड प्रॉब्लम हो। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज दिस। ठीक है कि भाई एक कर्व है, उसका स्लोप दे रखा है किसी पॉइंट पे, एक कोई पॉइंट है एक्स वाई जिस पे हमें स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, कितना दे रखा है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स वाई पॉइंट पे स्लोप दे रखा है 2x अपॉन वाई स्क्वायर, सही है। अब हमें कह रहा है कर्व की इक्वेशन निकालो, तो पता लग गया डिफरेंशियल इक्वेशन का फ़ायदा क्या है। देखो हमें कर्व का स्लोप दे रखा है, इससे हम कर्व की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे सॉल्व करो इसको भाई, वही x एक तरफ y एक तरफ, तो वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2x dx, सही है ना। इंटीग्रेशन कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, ये वाई क्यूब बाय 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारी कर्व की इक्वेशन आ गई। पर ये तो जनरल इक्वेशन आई है, ये है ना, पर्टिकुलर इक्वेशन तो नहीं आई ना, एक पर्टिकुलर कर्व की आ जाएगी। उसके लिए पॉइंट दे तो रखा है -2,3 कि कर्व इससे पास कर रही है, तो ये कर्व उसको सेटिस्फाई करेगी। क्या पॉइंट दे रखा है -2,3, तो डाल दो, x की जगह -2, y की जगह 3, क्या आ जाएगा देखो, ये 27/3, ये 4 प्लस सी, सी कितना आ गया 5, सी 5 निकल गया ना। अब सी को वापस यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, आपको कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गई, वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपनी कर्व की इक्वेशन होगी भैया, ख़त्म। इजी भाइयों। तो अब आ जाते हैं होमवर्क की ओर। आज का आपका होमवर्क क्या है भाई, आपको असाइनमेंट से ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3, 27 से 30 और 32 से 51, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट में ना एक गड़बड़ हो गई है यार, 30 31 ऐसे ना रिपीट हो गए हैं कई बार, 31 32, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ 30 रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना, ये तो सिंपल है, आपको मिल जाएंगे सारे। 32 जो है ना 2-3 बार रिपीट हो रखा है, तो जो सबसे आखिर में 32 है, सबसे आखिर में जो 32 है वहाँ से लेके 51 तक आपने करने हैं, और 82 से 84 भी करना है, ठीक है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, प्लस एनसीईआरटी से आप ये कर सकते हो, एक्सरसाइज 9.4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 और 23, बाकी आउट ऑफ सिलेबस है वो नहीं करने। एग्जाम्पल ये कर सकते हो, 9.2 के भी 2 क्वेश्चन रह रहे थे वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये असाइनमेंट वाला होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आते हैं पेपर में, आप यूँ कह सकते हो। तो ये एनसीईआरटी वाला पार्ट आपकी मर्ज़ी है, बच्चों को होता है एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है तो आप करो भाई, जिनको लगता है ज़रूरी है करो, अच्छी बात है। बाकी जिनको ज़्यादा होमवर्क करना पसंद नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, पहले आप ये करेंगे, फिर आपका मन करे तो एनसीईआरटी कर लेना। बाकी मेरा मानना है ये करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देख के ही लगेगा आपको सारे आते हैं, ठीक है। तो पहले आपने असाइनमेंट वाले क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।